हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? मज़े में? मज़े चल रहे हैं अच्छे? चलिए, अपना चैप्टर थर्ड जो था वो चल रहा था, उसमें अपन ने थ्योरी पूरी कंप्लीट देख ली थी, क्वेश्चंस देख लिए थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कल के वीडियो में अपन ने सारे डिस्कस कर लिए थे। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन अपन ने नहीं छोड़ा था, कुछ क्वेश्चंस अपन ने बीच में लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे और कुछ जो बच रहे थे वो अपन ने कल जो थे वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में नीट और आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, थोड़े लेवल के क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, तो नीट और आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें और देख लेते हैं। तो मैं आपका राहुल छाबड़ा फिर से शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए चलना। तो अब इसमें देखो, दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे गए हैं। एक तो पूछा गया है बाय एरर एस। देखो, सबसे पहले तो एक चीज तुम्हें पता होगी कि वोल्ट मीटर जो जुड़ता है सर्किट में वो जुड़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वोल्ट मीटर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। जैसे मैं ये मान लूँ, जैसे यूँ मान लो कि ये अपने पास में रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने बताया हुआ था ये सेल है। ठीक है, V वोल्ट की मुझे पता लगाना है कि इस रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो अपन क्या लगाएंगे, ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ऐसे तो लगा देते हैं। यानी कि कैसे जुड़ रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। लेकिन मेरे जैसा एक स्टूडेंट था, उसको पता नहीं था लाइक को वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है। उसने क्या किया, वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ठीक है, ये वोल्ट मीटर था, 12 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम इंटर रेजिस्टेंस, 4 ओम पे अपन को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था, लेकिन इसने वोल्ट मीटर को कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। तो बाय एरर है स्टूडेंट प्लेसेस आइडियल वोल्ट मीटर इन आइडियल वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, इन्फिनिटी होता है भाई। आइडियल वोल्ट मीटर होने का मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी। विद द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इन ऑर्डर टू रीड द करंट फाइंड आउट द वोल्ट मीटर रीडिंग। अपन को वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करनी है कि वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा। ठीक है, समझो, पहले पता ही लगाओ कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। तो करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। R कौन सा, R एक्सटर्नल कितने हैं, अब देखो इसको लिखो, E तो कितना है 12 है, ठीक है, अपॉन R कितने हो गए, एक तो इसका और एक वोल्ट मीटर का, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो अपन बोल देंगे 4 प्लस इन्फिनिटी, और स्मॉल r कितना हो गया 2। ठीक है, ये इन्फिनिटी सबसे मिलकर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी और 12 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। यानी कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ऑप्शन अपन को दे रखे हैं कि वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग मेजर करेगा, जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। अब सोचो, करंट 0 हो गई तो पोटेंशियल की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, क्या 0 आएगी, है 0 आएगी क्या? चलो देखते हैं। जब सर्किट में करंट 0 हो जाती है तो वोल्ट मीटर क्या इन सेल्स के टर्मिनल्स के बीच में ईएमएफ को मेजर करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अब ये यहाँ तो करंट 0 हो गई, यानी कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, इन सेल्स के, जब सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो एक तरह से ये ऐसी तो कंडीशन हो गई, इसको समझो। एक तरह से ये मान लो ये सेल हो गई और ये अपन एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, वोल्ट मीटर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जब सेल से करंट फ्लो नहीं होती है उस टाइम पे टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उसका ईएमएफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो अब वोल्ट मीटर सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल विल बी द ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि V जो होगा उसका फॉर्मूला है, तो यूं ही लगा लो, E माइनस क्या होता है IR, तो यहाँ से E तो कितना है 12 माइनस 0 इंटू R, तो कितना बच गया 12 वोल्ट। यानी कि वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, 12 वोल्ट को रीड करेगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पहले तो फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, आईआईटी में तो प्योरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर करंट I1 I2 I3। ठीक है, अपन को ये दे रखा है, एक मान लो क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, और क्यूबॉइड है
और ये भी दे रखा है साथ में रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूबॉइड, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूबॉइड इज रो। ठीक है, अपन ने रो मान ली, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है और ये पूछा गया है कि I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो जब I1 फ्लो हो रही है तो I2 I3 जीरो है, जब I2 फ्लो हो रही है तो I1 I3 जीरो है, जब I3 फ्लो हो रही है तो I1 और I2 जीरो है। ठीक है, तो पहले अपन मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही है। जब I1 करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये क्यूबॉइड जो है वो कितना रेजिस्टेंस I1 करंट के लिए ऑफर करेगा। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन ए होता है। अब समझो, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। R1 मुझे निकालना है, रेजिस्टिविटी तो वही रो है। R1 रेजिस्टेंस के लिए लेंथ कितनी है, R1 रेजिस्टेंस के लिए लेंथ, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है तो कितनी लेंथ ट्रेवल कर रही है वो, स्मॉल a। ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है और ये स्मॉल c है, ये तीनों की लेंथ है, साइड्स है। तो इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस को कितनी डिस्टेंस ये लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है, स्मॉल a। तो लेंथ की जगह तो क्या आ जाएगा, स्मॉल a। और एरिया क्या होता है, जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो हो रही है वो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि b इंटू सी, यानी कि R1 तो क्या आएगा, रो a अपॉन बी से आ जाएगा। अब R2 निकाल सकते हो। R2 यदि अपन बात करेंगे, R2 रजिस्टिविटी तो वही रो। अब R2 करंट इसके लिए है, R2 रेजिस्टेंस इसके लिए जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो उस टाइम पे R2 रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो गई, C। ठीक है, तो L तो कितना हो जाएगा, C। और एरिया बताओ कितना होगा, एरिया कौन सा लिया जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, इस बेस का, इसका, ये जो दिख रहा है। तो इसका तो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये वाली a इंटू बी। तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू बी। ऐसे यदि मुझे R3 निकालना होगा तो R3 कौन सी करंट है, जो ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, इस क्यूब में, क्रॉस का मतलब इनसाइड। ठीक है, तो ऐसे फ्लो हो रही है तो कितनी लेंथ ट्रेवल कर रही है वो, स्मॉल b। इतनी लेंथ से ट्रेवल करेगी तो लेंथ कितनी ट्रेवल कर रही है, स्मॉल b, यानी कि रो स्मॉल b अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, जब वो ऐसे ट्रेवल कर रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा आएगा, ये वाला। और ये कितना है, a इंटू सी। तो ये आ जाएगा a इंटू सी। तो ये इन तीनों करंट्स के लिए रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ जाएगी, I1 के लिए, I2 के लिए और I3 के लिए। जब A ऊपर आ रहा है तो नीचे BC आएगा, जब C ऊपर आ रहा है तो नीचे AB आएगा, जब B ऊपर आ रहा है तो नीचे AC आएगा। ठीक है, तीनों ही आने हैं आने में। तो ये अपन से पूछा गया था कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर करंट I1, I2, I3। तो देखो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि किसी भी एक शेप का ऑब्जेक्ट यदि मेरे पास में है तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि उसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है। समझ में आ रही चीज, उसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही थी तो R1 ऐसे था, करंट ऐसे फ्लो हो रही थी तो R2 ऐसे था, करंट ऐसे फ्लो हो रही थी तो रेजिस्टेंस ये था। तो तीनों ही कंडीशन में एक ही ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो रेजिस्टेंसेस डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट में करंट कौन सी डायरेक्शन में कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन या सेंस ऑफ करंट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है। समझ में आ गई चीज। नॉर्मली अब अपन नॉर्मली तो यदि सीधा पूछा जाता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा तो अपन नॉर्मल निकाल लेते हैं, कहाँ भी करंट ऐसा ही फ्लो हो रही होगी। बाकी करंट कैसे भी फ्लो हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये चलो क्वेश्चन देख ही लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये अपने पास में दो क्वेश्चन जो है वो नीट और IIT लेवल के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है अपने पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखे गए हैं बोर्ड के ऊपर, देखो इन क्वेश्चंस को। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज रो। ये एक रेजिस्टिविटी है रो मटेरियल की, एक मटेरियल का एक सिलेंडर बना है, यहाँ से ये होलो है। ठीक है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है और अपन को पता लगाना है इसकी लेंथ L है, ये पता लगाना है इसमें रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे एक क्वेश्चन है। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही, मुझे निकालना क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही R इक्वल्स टू रो L अपॉन A।
ठीक है। तो आर इक्वल्स टू रो, तो रजिस्टिविटी ऐसे कैसे, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो लेंथ कितनी लेनी है, स्मॉल एल ले ली। एरिया, एरिया कौन सा, एरिया वो जिससे करंट फ्लो होती है, किससे करंट फ्लो हो रही है, क्या पाई आर टू स्क्वायर एरिया आएगा, या पाई आर वन स्क्वायर आएगा, या पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, एरिया कौन सा, जिस एरिया से करंट फ्लो होती है, ठीक है। इसको यदि मैं काटूंगा तो कौन से एरिया से करंट फ्लो होगी, जहां मटेरियल है वहां से ही तो करंट फ्लो होगी, जहां मटेरियल नहीं है वहां से तो चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है, ये अपन पढ़ चुके हैं। मास विदाउट चार्ज जरूर पॉसिबल है, बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से कभी करंट फ्लो नहीं होगी, करंट केवल ये जो मटेरियल है इस मटेरियल से ही करंट फ्लो होगी। यानी कितने मटेरियल से करंट फ्लो हो रही है, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो होगी, पाई इसका एरिया माइनस इसका एरिया, ठीक है। इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ एरिया बच जाएगा अपने पास में। तो यानी कि इसका एरिया कितना है, पाई आर टू स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है, पाई आर वन स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा एरिया कौन सा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन पाई, और ये आ जाएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा, ये तब है जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब इसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है कि करंट यदि ऐसे फ्लो हो रही होती, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो फिर क्या होता, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, यदि करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो फिर इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना बनेगा, ठीक है। ये अपन ट्राई करेंगे, ये पहले आप लोग ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वायर ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैविंग रेजिस्टेंस आर, ठीक है। एक वायर मेरे पास में है, इस तरह से मान लो, इसकी लेंथ तो क्या है, एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, मटेरियल की रो है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, रो एल अपॉन ए हो गया। अब ये बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ बिकम्स डबल बाय स्ट्रेचिंग। इस वायर को मैंने खींचा, खींच के क्या किया, इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, डबल है, लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस डबल हुआ गया। अरे मैं इस वायर को खींचूंगा तो इसका एरिया कम भी तो होगा, किसी वायर को खींचते हैं तो उसकी मोटाई जो वो कम होती जाती है, उसकी लेंथ तो बढ़ती जाती है पर उसकी मोटाई कम होती जाती है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको यदि खींचता हूँ तो खींचने से क्या होगा कि इसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई अब इसकी, 2L हो गई, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लो इसका हो गया आर डैश, मटेरियल वही रो है, अब इसका एरिया मैंने मान लिया ए डैश हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब समझो, देखो मैं इसको खींचूं चाहे दबाऊं, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। 1 लीटर पानी है, उसको चाहे 10 अलग अलग जगह भरो, चाहे एक जगह ही भर दो, चाहे बड़े बकेट में भर दो, चाहे छोटे बकेट में भर दो, उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। ऐसे मटेरियल का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, इतना ही है। इसका वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि A इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा A डैश इंटू 2L हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो A डैश कितना हो गया, A/2 हो गया। यानी कि एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। लेंथ जैसे डबल होगी एरिया हाफ हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश, तो कितना हो गया, ये ले लो एल डैश अपॉन ए डैश, पहले वैल्यू को फॉर्मूला लिख लेते हैं। रो एल डैश कितना हो गया 2L, और एरिया कितना हो गया A/2 हो गया। यानी कि अपन बोल देंगे इसको क्या, 4 रो एल अपॉन ए, ऐसे तो बोलेंगे, ये तो ऊपर चला जाएगा तो 4 रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए क्या था, आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4R। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, 4 टाइम्स हुआ है, तो इंक्रीज 400% हुआ है, 300% हुआ। भाई अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई हाउ मच परसेंटेज रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस यदि अपन निकालेंगे,
परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसे तो करेंगे। फाइनल कितना है 4R, इनिशियल कितना है R अपॉन R इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 4R माइनस R3, 3R अपॉन R3, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300%। यानी कि रेजिस्टेंस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? 300% से, ना कि 400% तो हो गया वो, इंक्रीज कितने परसेंट से हुआ है? 300% से। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो थे वो कंप्लीट हो गए। और देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सच्चा बच्चा ही, अच्छा बच्चा ही, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अपन से पूछा गया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, बस इस क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज देखनी है, बाकी तो फिर कोई खास चीज नहीं है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका। यदि मैं इसको सर्किल कर दूं तो इसको समझो, बस पता ये लगाना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, बाकी तो फिर अपन कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा देखो, एक चीज समझना कि मैंने इस तरह से कनेक्शन लगा रखा है, इस तरह से, ऐसे 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 2 ओम 2 ओम, और ये पूछा गया कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो, करंट यहां से फ्लो होगी। ठीक है, करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा वहां से फ्लो होती है जहां उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है। अभी वहीं से जाना चाहिए कि जहां से रोकने वाला कम हो। यहाँ रोकने वाला, इसको और बढ़ा लो, चलो यहाँ 4 ओम है, यहाँ रोकने वाला कम है, यहाँ रोकने वाला ज़्यादा है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई रोक ही नहीं रहा इसको। जब कोई नहीं रोक रहा होता है तो उस कंडीशन में सारी की सारी करंट इधर से जाती है। अब करंट डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि जहाँ जिसको रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा तो सारी करंट वहीं से जाएगी, इधर से जाएगी क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल रहे थे उसको, तो सारी करंट वहां से जाती है जहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सर्किट को अपन बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ सर्किट। सर्किट को शॉर्ट करना, ये चीज बतानी थी इसलिए क्वेश्चन लिया गया कि शॉर्टनिंग ऑफ सर्किट क्या होता है कि अपन एक तरह से सीधा ही वायर यदि कनेक्ट कर दे, कोई रेजिस्टेंस यदि नहीं लगाया जाए, तो ऐसे वायर को अपन नाम देते हैं शॉर्टनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये वायर सीधा जा रहा है, तो करंट ना तो इधर से जाएगी, ना इधर से जाएगी, ना यहाँ सीधी निकल जाएगी। जब सीधी निकल जाएगी तो इन रेजिस्टेंस से इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, कोई यूज नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, जो मैंने रेड कलर के सर्किल में इसको ड्रॉ किया है, उस रेड कलर के सर्किल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 6 से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सारी इधर से जाएगी। जब इधर से जाएगी, इसका कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 0। अब इनको बाकी को निकाल लो, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख लो, कैसे? ये तो 2 ओम हो गया, ठीक है, और इधर की तरफ वही 3 ओम चला गया, इधर वही पॉइंट अपना B, इधर वही पॉइंट अपना A। ठीक है, इधर कितना आएगा? ये 2 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, इधर कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? 2 ओम आ गया इस तरह से। अब देखो, अब क्या होगा? अब तो सिंपल है, इधर से करंट आई, इधर इधर दो जगह गई, इधर जितने गए उतने इसमें गए, उतने इसमें गई, तीनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो नेक्स्ट जो डायग्राम बन गया अपना, वो क्या बन जाएगा? ये 2 ओम, ठीक है, ये अपना क्या हो गया? 3 ओम, ये ऐसे गए ऐसे, ठीक है, और इधर की तरफ कितना हो गया? ये हो जाएगा अपना 6 ओम हो जाएगा। अब देख लो 3 और 6 कैसे हो गए? पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 18/9 यानी कि 2, 18/9 यानी कि 2, यानी कि कितना हो गया? ये तो कितना था? 2 ओम, और इसका इक्विवेलेंट कितना बना? 2 ओम, और ये पॉइंट कितना आ गया अपना A, और ये कितना हो गया? B। तो RAB कितना हो जाएगा? 2 और 2 कैसे हो गए? सीरीज में, तो RAB कितना हो जाएगा? 2 + 2 यानी कि 4 ओम। ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 4 ओम बनेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी थी कि ऐसे सर्किट को अपन नाम देते हैं शॉर्टनिंग ऑफ सर्किट, जिसमें सारी करंट जो वो इधर से ही फ्लो होती है, रेजिस्टेंसेस से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। क्लियर? और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है, देखो बोर्ड के ऊपर, अपन को ये पता लगाना है इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कनेक्शन दे रखा है, इसका मतलब ये है कि दोनों वायर आपस में टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दोनों वायर आपस में, यदि ये सीधा ही निकलता, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाता मैं, तब तो वो टच हो रहे होते, लेकिन यहाँ पर इन दोनों वायर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब एक चीज समझना, यदि बीच में कोई रेजिस्टेंसेज नहीं आता है तो पॉइंट सेम होते हैं। ये चीज अपन पहले भी देख चुके हैं। जैसे ये ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट भी कौन सा हो गया, ए पॉइंट हो गया। इधर चलेंगे तो यहाँ भी इस पूरे में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट भी कौन सा हो गया, ए पॉइंट हो गया। ऐसे इधर चलेंगे तो ये बी पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, बी पॉइंट, और ये बी पॉइंट है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी कौन सा होगा, बी पॉइंट हो जाएगा। अब समझो, अब मैं इस डायग्राम को देखो कैसे चेंज कर रहा हूँ, इसको इधर बना लेते हैं। मैंने ए पॉइंट लिखा, ए पॉइंट से देखो आर और आर कैसे हैं, सीरीज में। ठीक है, कितना हो जाएगा, या तो सीधा बना दो पहले एक बार, एक तो आर और आर निकल रहा है, तो ए पॉइंट से एक तो कौन सा निकल रहा है, एक तो निकाल दिया मैंने ये आर, और एक को निकाल दिया मैंने ये आर, और ये किससे जाके जुड़ गए, बी पॉइंट से जाके जुड़ गए। ये अपन ने जोड़ दिया इसको बी पॉइंट से जोड़ दिया। और देखो एक तो ये निकला, एक आर और आर निकले और किससे जाके जुड़े हैं, बी पॉइंट से जुड़े, यानी कि एक और आर निकला है, ये आर और ये आर, और किससे जाके जुड़ गया, बी पॉइंट से, हो गया। और देखो फिर ए पॉइंट से आर और आर निकला और किससे जाके जुड़ा, बी पॉइंट से, यानी कि फिर से ए पॉइंट से क्या निकला है, आर, और किससे जाके जुड़ा है, बी पॉइंट से जुड़ गया। और देखो फिर ए पॉइंट से आर और आर निकला, किससे जाके जुड़ा, बी पॉइंट से, तो फिर से ए पॉइंट से आर और आर निकला और किससे जाके जुड़ा है, बी पॉइंट से जुड़ गया, ये आर और ये आर, पूरा डायग्राम बन गया। एक तो ये वाला निकला 1 2 3 4 ऐसे ही निकले। तो अब इनको, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया, अब तो क्वेश्चन में रहा ही नहीं। ये ए पॉइंट, ठीक है, ये 2r, ये 2r, ये 2r, ये 2r हो गए। तो इसका मतलब एक तो ये 2r, एक ये 2r, एक ये 2r और एक ये 2r हुआ, और ये 2r 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 किससे जाके जुड़े, बी पॉइंट से, हो गए। ये चारों कैसे हो गए, पैरेलल में हो जाते हैं और सेम रेजिस्टेंस होते हैं। तो आरपी का फॉर्मूला क्या होता है, R/N, यानी कि 2r/4, यानी कि R/2। सीधा कर लो, यदि आप उसमें दिक्कत आती है तो 1/2r + 1/2r + 1/2r + 1/2r क्या हो जाएगा, 4/2r। 4/2r का मतलब 2/r, और उसका उल्टा करोगे तो R/2। समझ में आ रही चीज। तो एक क्वेश्चन अपने सामने ये था। अब ये इसमें बस ये चीज ध्यान रखना है कि यदि बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो फिर अपना पॉइंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है, वो पॉइंट चेंज नहीं होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस तो देखो तुम्हें ही करनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस से इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा क्वेश्चन अपने हो सकता है डिस्कस किया भी हो, और पता नहीं मुझे किया है नहीं किया है। अब किया है या नहीं किया है देख लेते हैं, फिर से कर ही लेते हैं। R, चलो अलग अलग ले लेते हैं। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ठीक है। ये तो ऐसे जुड़ गया और ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है, बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं। ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, अपन को ही निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। अब समझो इस चीज को, ये ए पॉइंट है तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी ए हो गया, लेकिन यहाँ बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो ये पॉइंट अलग हो गया। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें चलेंगे तो ये बी पॉइंट है तो ये भी क्या है, बी पॉइंट। इधर ये रेजिस्टेंस आ गया तो अब ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। लेकिन इधर चलेंगे तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बी पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक तरफ ए पॉइंट बनाओ, एक तरफ बी पॉइंट बनाओ। ए से 2 ओम निकला बी की तरफ, ए से 2 ओम निकाला अपन ने बी की तरफ, बी से 4 ओम निकला ए की तरफ, बी से 4 ओम निकाला ए की तरफ, ठीक है।
ए से 6 ओम निकला बी की तरफ, ए से 6 ओम निकला बी की तरफ, निकल गया। कैसे हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो अपन बोलेंगे 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम लो, कितना आएगा? 12 भी आएगा, कुछ और आएगा? 12 भी आना चाहिए। 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, 9 और 2 11, 11/12। तो आरपी कितना आ जाएगा? 12/11। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन अपन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बस ये ध्यान रखना कि यदि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उस कंडीशन में पॉइंट्स की वैल्यू पॉइंट जो सेम रहेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है वैसे ही ये वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को सिंपल बना देते हैं। ये जो एक छोटी सी लाइन है ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को सिंपल बना देती है। ठीक है, इसलिए ध्यान ये चीज़ रखना है कि बीच में यदि कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर पॉइंट्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। क्लियर? और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने लिखा गया है, वो पूछा गया है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, कईयों को ऐसा लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और बोलेंगे आर है। ऐसा नहीं है। देखो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने मान लिया सी पॉइंट, मान लिया ये सी पॉइंट है, तो ये भी क्या सी पॉइंट ही होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। देखो नहीं है। हाँ, यदि यहाँ बीच में रेजिस्टेंस होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता था, लेकिन यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी कौन सा हो गया? सी पॉइंट हो गया। अब 3 ही पॉइंट अपने पास में ए, बी और सी है, समझो। अब देखो मैंने क्या डायग्राम यदि अपन बनाना चाहें, डायग्राम को मैं वैसे बोल सकता हूँ, इधर मैंने ए पॉइंट ले लिया और इधर मैंने बी पॉइंट ले लिया। ए पॉइंट से कौन कौन से रेजिस्टेंस निकले? एक आर निकला सी की तरफ, एक आर निकला सी की तरफ, निकला। यानी कि ए पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस निकले, एक तो ये आर, एक ये आर, और किससे जाके जुड़ गए ये दोनों पॉइंट? सी पॉइंट से जाके जुड़ गए। ठीक है, ये ए पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस निकले जो सी के साथ सी से जाके जुड़ गए। एक ए पॉइंट से आर निकला है जो बी से जाके जुड़ा है। एक ए पॉइंट से अपन ने आर निकाला जो किससे जाके जुड़ गया? बी पॉइंट से जाके जुड़ जाता है, ये बी पॉइंट से जुड़ गया। और देखो ए पॉइंट से कौन कौन से हो गए? 1 2 3, तीनों हो गए। सी पॉइंट से आर निकला जो बी से जाके जुड़ा है, ये लो निकाल दो। सी पॉइंट से आर निकला वो किससे जाके जुड़ गया? बी पॉइंट से। सी पॉइंट से आर निकला वो बी पॉइंट से जाके जुड़ा है, तो सी पॉइंट से आर निकालो और किससे जाके जोड़ दो? बी पॉइंट से। कितने हो गए? आ गए क्या सारे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गए सारे। अब देखो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में हुए तो अपन ये बोल देंगे ये तो कितना हो जाएगा? आर और आर का पैरेलल कितना होगा? r/2 हो जाएगा। ऐसे आर और आर का पैरेलल कितना होगा? r/2। ये भी कितना हो जाएगा? r/2। ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ठीक है। और ये नीचे आर चल ही रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है। ये नीचे क्या चल रहा है? आर चल गया। अब r/2 और r/2 सीरीज में तो क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा? ये आर ए और बी के बीच में, ठीक है, और नीचे की तरफ भी क्या है? आर, ठीक है। आर और आर मिलकर क्या हो जाएंगे? आर और आर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/2। क्लियर? तो इस डायग्राम को ऐसे, अब वही चीज आ गई कि सेम पॉइंट होते हैं तो फिर बीच में कुछ भी नहीं होता, तो पॉइंट जो है वो सेम रहते हैं। बस ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, उसी से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से ऐसा ही कुछ पूछा गया है कि अपन को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इसको करने के लिए अपन भी क्या करेंगे? वही पहले पॉइंट्स बनाओ। ये पॉइंट यदि सी है, सॉरी इसको समझो, ये पॉइंट यदि बी है तो ये भी क्या है? बी है। बीच में कुछ भी नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? बी। यहां भी बीच में कुछ भी नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? बी हो जाएगा। ऐसे यहां देखो ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या होगा? ए। यहां बीच में कुछ भी नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? ए। यहां भी बीच में कुछ भी नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? ए। आगे 2 ही पॉइंट आए हैं ए और बी। अब बस रेजिस्टेंस जोड़ दो और कुछ नहीं करना। अब क्या करोगे? एक तरफ तो ए बनाओ और एक तरफ बी बना दो। बना दिया बी। अब देखो ए से 6 ओम निकला बी की तरफ, निकाल दो।
ए से 6 ओम निकला बी की तरफ, निकाल दिया। ए से 6 ओम निकला बी की तरफ, ए से 6 ओम निकाल दो बी की तरफ, ये फिर से ए से 6 ओम निकाल दिया बी की तरफ। बी से 2 ओम निकला ए की तरफ, ठीक है, बी से 2 ओम निकाल दिया ए की तरफ। ए से 12 ओम निकला बी की तरफ, ए से 12 ओम निकला बी की तरफ। ए से 3 ओम निकला बी की तरफ, ए से 3 ओम निकला बी की तरफ। आगे क्या सारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आगे सारे। अब सारे कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। डायग्राम को देख के आइडिया नहीं लगा सकते थे पैरेलल में, लेकिन एक्चुअल में कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। अब देख लो, अब निकाल लोगे 6 और 6 का मिलके तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, इन दोनों का तो हो गया 3। अब अपन निकाल सकते हैं चाहे तो पूरे का एक साथ ही निकाल लो। ये लो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2 12 3, 2 12 3, 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/3। एलसीएम लो, कितना आएगा? 12 आ जाएगा एलसीएम। तो 12 इसका एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, ये आ जाएगा 1/RP। तो 1/RP इक्वल्स टू 10 11 14, 14/12, 14/12 यानी कि 7/6। तो RP कितना हो जाएगा? 6/7 ओम, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकल के आएगा। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो इनफाइनाइट सीरीज आ गई। इनफाइनाइट सीरीज को सोल्व करने का तरीका अपन ने पहले भी देख रखा है, इसमें और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको समझो। वही ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में करना है। इनफाइनाइट सीरीज चल रही है ऐसे कैसे, तो अपन क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको हटा दो। यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। इसको पूरे को इतने का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो ठीक उतना ही बनेगा जितना, ऑलमोस्ट उतना ही बनेगा जितना पूरे का बनेगा। तो इस इतने का इक्विवेलेंट जो है इधर वाले का, उसका मैं x मान लूँ, तो उसका मैं x मान लूँ तो अपना नेक्स्ट डायग्राम ऐसा बन जाएगा। समझो ये तो ऐसे कैसे a और b आ गया, और इधर वाले का कितना हो गया, ये कितना है, ये तो r है ही, ये भी r है, और ये एक और बन जाएगा इस पूरे का, और उसका मैंने मान लिया x, और आर ए बी जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल ही आना चाहिए। तो आर ए बी जो है वो भी मैंने क्या मान लिया, x के इक्वल मान लिया, ठीक है, x के इक्वल मान लिया। अब इसको आगे सोल्व कर लो। इन दोनों का इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, अरे कितना आएगा भाई, ये r, ठीक है, एक ही आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट, और यहाँ पे ऐसे कैसे, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में है। ए बी अपन क्या बोलते हैं, R1 R2 अपना R1 प्लस R2, यानी कि RX अपॉन R प्लस X, ये कितना आ जाएगा, RX अपॉन R प्लस X, ठीक है, X हो जाएगा। अब आगे सोल्व कर लो। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, जोड़ देंगे, दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट बनेगा R प्लस RX अपॉन R प्लस X, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, X के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इधर वाले का जितना आएगा उतना ऑलमोस्ट जितना पूरे का आएगा उसी के इक्वल आएगा, और पूरे का अपन कितना मान लेंगे, इधर वाले का x माना है तो इसका मतलब पूरे का भी ऑलमोस्ट कितना आएगा, x के इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करो। पहले तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, r प्लस x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, ऐसा ही होगा, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, या फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2rx हो जाएगा। अब देखो अपन को x निकालना है, ठीक है, r के टर्म्स में, इसको पूरे को इधर ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे। तो अब इसको देखो आगे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का आर स्क्वायर, 2rx इधर आएगा तो माइनस का आर एक्स, माइनस का 2rx, आर एक्स माइनस का 2rx क्या होगा, माइनस का आर एक्स, आर
एक्स इक्वस टू 0। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का आर एक्स माइनस का आर स्क्वायर इक्वस टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसको एल्स इसके फैक्टर्स तो बन नहीं सकते, तो अपन लगाएंगे वो श्री धनाचार्य फॉर्मूला। तो एक्स इक्वस टू क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा ही तो लगेगा। तो x इक्वस टू माइनस का b क्या है, माइनस का r, यानी कि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का r प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर यानी कि माइनस का r का स्क्वायर यानी कि प्लस का r स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का सॉरी r हो जाएगा। c क्या है माइनस का r। अब इसको आगे देखो, a कितना था, हाँ बी स्क्वायर तो क्या हो गया माइनस का r का स्क्वायर यानी कि प्लस का r स्क्वायर माइनस का 4ac, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको, अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू 1। तो x इक्वस टू प्लस का r प्लस माइनस रूट का r स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4r स्क्वायर कितना हो गया 5r स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको देखो आगे अपन क्या बोल सकते हैं, यदि मैं प्लस का 5r करता हूँ, प्लस का रूट 5r करता हूँ तब तो प्लस में आएगा, और माइनस का रूट 5r कर दिया 5r स्क्वायर कर दिया तो माइनस में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो अपन प्लस वाला लेंगे, तो x इक्वल टू आएगा r प्लस रूट का 5r स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा, इस x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास में आ गई या सॉरी x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाला निकल के आएगा। क्लियर। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन था जिसको अपन बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, लैडर में कैसे भी आ सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अपन को केवल ये देखना है सिमिलरिटी कहाँ से चल रही है, उसी को हटा के पूरे के इक्विवेलेंट के इक्वल मान लो उसको। समझ में आ रहा है। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या आता है उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिखा गया है कि पोटेंशियोमीटर दे रखा है, उस पोटेंशियोमीटर का ये प्राइमरी सर्किट या सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में 5 वोल्ट की बैटरी और 0.5 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी सर्किट में 3 वोल्ट की बैटरी और 0.3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल जुड़ा हुआ है। ये गैलोमीटर और ये सी पॉइंट जुड़ा हुआ है। अपन से पूछा गया है कि बैलेंसिंग लेंथ जो होगी LAC, वो LAC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर 3 वोल्ट बैटरी। ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचा, बताऊं क्या होगा। देखो मैंने जब ये पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था तब बताया था कि इधर यदि बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा है तो इधर भी बैटरी का पॉजिटिव ही जुड़ना चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये बैटरी ही क्या है, इन प्रॉपर वे में लगी हुई है। ये नेगेटिव इधर जोड़ दिया और पॉजिटिव इधर जोड़ दिया, तो इस कंडीशन में अपन बैलेंसिंग लेंथ अपन को कुछ नहीं मिलेगी। तो बैलेंसिंग लेंथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो अपन डिटरमाइन इसमें नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था, सच्चा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, तो इसके अंदर अपन बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पे लिखा गया है, ऐसा एक सर्किट दे रखा है, ये पूछा गया है कि इस x की वैल्यू क्या हो ताकि बैटरी से मैक्सिमम पावर अपन को मिलने लग जाए। तो दो चीजें से पूछी जाती है, एक तो मैक्सिमम पावर बताओ और दूसरी पूछी जाती है कि मैक्सिमम करंट जो है वो कितनी हो। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन निकल जाएगी, यानी कि x की वैल्यू निकल जाएगी, तो मैक्सिमम पावर भी पता चल जाएगी कितना, मैक्सिमम करंट भी पता चल जाएगी कितनी निकलेगी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया, एक चीज बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम पावर के लिए फॉर मैक्सिमम पावर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस यदि होता है तो उस कंडीशन में पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और उस कंडीशन में करंट भी मैक्सिमम होती है। तो अब इस कंडीशन में देखो कि इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एनर्जी देने के लिए x की वैल्यू या इसकी इस पूरे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू।
इस पूरे की वैल्यू में ये दोनों तो कैसे हैं, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में अपन क्या बोलेंगे 6x अपॉन 6 प्लस एक्स इनका तो, और ये क्या हो जाएगा उसके साथ में सीरीज में, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रही चीज भाई? इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, इस पूरे को मैं ऐसे ऐसे इस तरह से बना सकते हैं, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये अपना 4 ओम है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ये वाला रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होगी 6x अपॉन 6 प्लस एक्स, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा 2 प्लस दिस, क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरनल यानी कि 4 के। तो अपन बोल देंगे 6x अपॉन 6 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 4। अब इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, x के लिए निकालो और कुछ नहीं है। 6x अपॉन 6 प्लस एक्स मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12 प्लस का 2x इक्वल टू 4। ठीक है, आगे सोल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस या 6 प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x प्लस 12 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो माइनस का क्या बनेगा 4x, 8x माइनस का 4x मिलकर क्या हो जाएगा 4x, और ये 12 इधर आएगा तो 24 माइनस 12 कितना होगा 12, तो x कितना आ जाएगा 3 ओम, यानी कि x की वैल्यू जो 3 ओम हो जाती है उस कंडीशन में बैटरी मैक्सिमम पावर देती है। अब x की वैल्यू 3 ओम हो गई, इसका मतलब ये वाला कितना हो गया, अब मैक्सिमम करंट निकालो कितनी हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, ये तो कितना है 2 ओम, ये कितना हो गया, ये कितना है 10 वोल्ट, और ये कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, और यहाँ से ये कितनी वैल्यू आई है, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना हो गया, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 अपॉन 9 कितना हो गया 2 ओम, यानी कि कितना हो गया 2 ओम। अब करंट निकाल लो, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा, I मैक्सिमम क्या होता है E अपॉन R प्लस R, यही होगा। तो I मैक्सिमम E कितना है 10, ठीक है, R कितना है एक्सटर्नल कितना है 4, इंटरनल भी कितना है 4, तो I मैक्सिमम कितना आएगा 10 अपॉन 8 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25 एम्पियर, ये इसमें मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो होगी। समझ में आ रही चीज? तो ऐसा पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक तो मैक्सिमम करंट बताओ कितनी होगी और x की वैल्यू कितनी हो ताकि इसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो। ठीक है, और मैक्सिमम पावर यदि पूछी जाती है, यदि मैक्सिमम पावर पूछी जाए तो अपन क्या बोलेंगे I² R, यही तो बोलेंगे। I मैक्सिमम कितना है 1.25 और R कितना है टोटल मिला के कितना आया 2 + 2 4 + 4 8, यानी कि 1.25 का स्क्वायर इंटू 8, ये इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो है वो कंज्यूम हो सकती है। क्लियर? और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या आता है, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा गया है, ऐसा एक अरेंजमेंट दे रखा है 10 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी है, 0.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और 2 ओम जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये पूछा गया है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है बैटरी की। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि आउटपुट कितना मिल रहा है डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट कितना दे रहे हैं, कितना अपन को मिल रहा है, उसको निकालने के लिए पहले तो करंट निकालो। करंट का फॉर्मूला E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। E कितना है 10, R कितना है 0.5 प्लस स्मॉल r कितना है 2, तो 10 अपॉन 2.5 कितना होगा 4, यानी कि करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ से 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन अपन को आउटपुट कहाँ मिल रहा है, अपन को तो आउटपुट तो यही मिल रहा है, तो आउटपुट P आउटपुट कितना हो जाएगा V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, V इंटू आई बोल दो या फिर अपन बोल देंगे I² R। ठीक है, I कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, और R कितना है 0.5 यानी कि 1/2। 4 का स्क्वायर 16/2 कितना 8 वाट तो अपन को मिल रही है पावर, और बैटरी दे कितनी रही है, पावर गिवन बाय बैटरी। तो पावर गिवन बाय बैटरी कितनी है, कितनी पावर वो दे रही है, वो चीज़ कैसे पता चले। 10 वोल्ट तो उसका पोटेंशियल है और करंट कितनी दे रही है 4, यानी कि V इंटू आई। V कितना है 10 और I कितना है 4, यानी कि 40
वाट। इतनी एनर्जी वो दे रही है पर सेकेंड और अपन को मिल कितनी रही है 8 वाट। यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा पावर आउट अपॉन पावर गिवन इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो एफिशिएंसी परसेंटेज में पी आउट कितना है 8, पावर गिवन कितनी है 40 इंटू 100 कितना आएगा 10 से 10 कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, 2 इंटू 10 20%। यानी कि इस बैटरी की एफिशिएंसी कितनी है 20%। यानी कि 100 वाट एनर्जी यदि दे रही है पर सेकेंड तो उसमें से 20 वाट एनर्जी भी अपने काम में आ रही है, 80 वाट एनर्जी तो लॉस हो रही है। लॉस कहाँ हो रही है इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे लॉस हो रही है जो अपने कोई काम की नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर, और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है एक सर्किट अपना बना हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी 8 ओम। ये सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का कि इसके रेजिस्टेंस में चेंज कर सकता हूँ, और ये 2 ओम। और अपन से पूछा गया है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो पावर इन 2 ओम बिकम्स मैक्सिमम। इस आर की वैल्यू कितनी होगी पावर इसमें मैक्सिमम हो, समझ में आ रही थी, यानी मैक्सिमम इसमें पावर लॉस हो, समझ में आ रही थी। तो अब आर की वैल्यू में कितनी करूँ कि इसमें मैक्सिमम पावर हो। देखो पावर 2 जगह लॉस हो सकती है, यहाँ पे और यहाँ पे हो सकती है। तो मैं यदि इसकी वैल्यू को 0 कर दूं, इसकी वैल्यू को यदि मैं 0 कर दूं तो मेरी सारी पावर यही लॉस होगी। भी यदि इसमें पावर, इस बल्ब को मुझे ब्राइट करना है तो मैं चाहता हूं कि सारी की सारी पावर यहीं आके खत्म हो, यहाँ पे 0 खत्म हो। तो यहाँ पे 0 खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया कि ये 8 ओम में कोई पावर लॉस नहीं हो। तो यानी कि मैं इसको यदि सीधा जोड़ दूं, तो अब देखो सीधा जोड़ दूंगा तो मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि अब क्या होगा, अब करंट कैसे फ्लो होगी, इधर से करंट जाएगी, इसमें से करंट कितनी होगी, अब यहाँ से करंट की वैल्यू क्या है 0, सारी की सारी करंट इधर से जाएगी। यानी कि यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी 0 यदि मैं कर दूं तो सारी करंट इधर से पास होगी और फिर इसमें चली जाएगी, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोई पावर लॉस नहीं होगा, यहाँ कोई पावर लॉस नहीं होगा। जब R 0 हो जाएगा तो सारी की सारी पावर कहाँ लॉस होगी, यहाँ पे लॉस होगी। यानी कि R की वैल्यू 0 होने पर 2 ओम रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस होती है वो पावर लॉस क्या होगी मैक्सिमम निकल के आएगी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अपना और था, और क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस क्या क्या है अपने सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखा गया है बोर्ड के ऊपर। देखो ऐसा एक अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट दे दिया A C B और D, ठीक है। ये मान लो 1 ओम होगा और अपन से ये पूछा गया कि X की वैल्यू कितनी हो ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंसिंग कंडीशन में रहे, ठीक है। तो X की वैल्यू कितनी हो, तो इसको देखो मैं ऐसे बना सकता हूँ, इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 6 ओम, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा 6x अपॉन 6 प्लस x, ऐसा ही तो बनेगा। और इधर कितना है 4 ओम और इधर कितना है 2 ओम और इधर कितना है 1 ओम। बैलेंसिंग कंडीशन में 1 ओम का तो कोई लेना देना नहीं है वैसे भी। और यहाँ से कितना आ गया, ये 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब अपन से पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी हो ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग रहे, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S कर दो। ऐसा ही तो होता है बैलेंसिंग कंडीशन में, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये तो अपना P रहा, ये अपना Q रहा, ये अपना R रहा और ये अपना S रहा, यानी कि 4/2, ठीक है। P अपॉन Q यानी कि 6 अपॉन 6x अपॉन 6 प्लस x इक्वल टू R कितना है 4 और S कितना है 2 हो जाएगा। 6 प्लस x ऊपर आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो 6 प्लस x अपॉन x इक्वल टू क्या होगा 2। तो 6 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, x उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा 6 ओम। यानी कि x की वैल्यू यदि 6 ओम हो जाती है तो उस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग हो जाएगा। देखो अब इसको करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 4/2 यदि यहाँ पर है तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 4/2 कितना होगा 2, तो यहाँ पे 6/x कितना आना चाहिए, या 6 ये टोटल कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ 6 है तो यहाँ कितना आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए ताकि रेशो 2 आ जाए। तो 3 लाने के लिए यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 6 और 6 का इक्विवेलेंट कितना बनेगा 3 बनेगा, R/2 होता है तो 6 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये एक अपना क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, कभी x यहाँ लगा देगा, कभी यहाँ लगा देगा, कभी यहाँ लगा देगा, कभी यहाँ लगा देगा, कभी सीरीज में लगा देगा, ठीक है। कभी सीरीज में भी लगाया जा सकता है, जैसे तो अभी पैरेलल में लगा हुआ है। मान लो इसके सीरीज में मैंने x 100 लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये तो अपना कितना है 6 ओम,
ये कितना है 4 ओम, ये कितना है वही 1 ओम, ठीक है। ये कितना है, यहाँ तो कितना है 6 ओम, और यहाँ पे एक और मैंने लगा दिया x, ठीक है। और यहाँ कितना है 2 ओम, ठीक है। और वही बैटरी लगी हुई है कितनी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाइए एक तरह से। और अब अपन से पूछा गया कि x की वैल्यू कितनी होता है कि बैलेंस हो जाए, तो वही P/Q इक्वल्स टू R/S, ठीक है। सॉरी P/Q इक्वल्स टू R/S। P तो कितना है 6, Q कितना है, ये दोनों कैसे हैं अब सीरीज में, सीरीज में तो दोनों को ऐड कर दो 6 + x इक्वल्स टू R/S यानी कि 4/2, ये आ जाएगा 4/2। अब इसको आगे सॉल्व करो, ये तो हो गया 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 + 2x हो जाएगा। तो 12 + 2x हो जाएगा, तो इसको इधर ले आओ तो माइनस का 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -3, x -3 आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस माइनस में आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो कभी भी बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं आ सकता है। समझ में आ रही चीज, क्योंकि ये देखो 6 है, यहाँ पर यदि 4 है तो यहाँ 2 है, यानी इससे कम है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 से कम होना चाहिए। कम होने के लिए 6 तो ये है ही, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ तो ऐड हो रहा है तो कम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे यदि मैं 4 लेता, यहाँ पे यदि मैं 4 ले लेता तब क्या होता है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, तो भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे यदि मैं 2 ले लेता तो यहाँ 3 होने के लिए x की वैल्यू क्या हो जाती 1 हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन से पूछे जा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंसिंग कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का है। ये पोटेंशियोमीटर बैटरी है 10 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। ये वायर जो था पोटेंशियोमीटर का, उसका रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है 19 ओम, और एक 6 वोल्ट की बैटरी पूछी गई बनाई गई है, और ये पूछा गया है कि ये बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कितनी होगी। समझ में आ रही चीज, तो पहले तो ये देखो कि इस पूरी लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या 10 वोल्ट पूरा इस पर होगा, नहीं होगा। तो पहले तो ये देखो कि जब ये नहीं था, ये नहीं था, तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही थी इसमें भी, यहाँ से अब कोई करंट नहीं जाएगी, अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो I जो फ्लो होगी सर्किट में वो कितनी होगी, वही E/R+R होगा ऐसा। E तो कितना है 10, R कितना है 19, और स्मॉल r कितना है 1, यानी कि 10/20 यानी कि 1/2 एम्पियर। इतनी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, इतनी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है 1/2 एम्पियर। और 19 ओम पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, 19 ओम पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। तो पूरे वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है 19, V क्या होगा V इक्वल्स टू RI, R कितना 19 और I कितना 1/2 यानी कि 9.5 वोल्ट। इतना ड्रॉप हुआ है किसके ऊपर, इस पूरे वायर के ऊपर हुआ है। अपन को कितना बैलेंस करना है 6 वोल्ट, ऐसा ही करना है। तो पूरे वायर की लेंथ कितनी है, पूरे वायर की लेंथ अपन को दे रखी है मान लो 10 मीटर, ये पूरे वायर की लेंथ है। तो 10 मीटर वायर पे कितना ड्रॉप हुआ है 9.5 वोल्ट। तो एक पे कितना हुआ, या मैं ये बोल दूं कि 9.5 वोल्ट जो है वो ड्रॉप किस पे होता है 10 मीटर पे होता है। तो 1 मीटर पे कितना हुआ 10/9.5, ठीक है। तो 9.5 वोल्ट हुआ है 10 मीटर पे हुआ है, तो 1 मीटर पे कितना ड्रॉप हुआ है 10/9.5। अपन को कितना ड्रॉप करना है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट कितने पे ड्रॉप होगा, तो 10/9.5 इंटू 6, इतने मीटर के ऊपर जो है वो 10 मीटर ये 6 वोल्ट जो है वो बैलेंस होगा, यानी कि अपनी LAC जो आएगी वो LAC की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ IIT से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए मजे करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।